राजस्थान के मेन चुनाव में बशर्ते 2.5 साल अभी इंतजार बाकी हो, लेकिन अभी से चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं पंचायत चुनाव की, निगम चुनावों की। और उसमें कैसे इन दोनों पार्टियों के प्रभाव को कम करना है और निर्दलीय अपने पैर जमीन पर अच्छे से जमा रहे हैं। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, गांव गांव जाकर, जगह जगह पर जाकर रविंद्र सिंह भाटी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से अभी बीकानेर में बिगुल बजाया, उस चीज को देखकर भी लोग यही कह रहे हैं कि अब मैं लोगों से खुद मिली थी, वहां पर लोग यही कह रहे थे कि अभी देखना, 2028 के चुनाव तो बहुत दूर हैं, पंचायत चुनाव में ही दिखा देंगे कि बेनीवाल क्या चीज है। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इतर करके तीसरा मोर्चा किस कदर आगे बढ़ेगा इसमें? देखिए, समझने वाली बात यह है कि दो चीजें होती है। एक चीज होती है पहुंच और एक चीज होती है पैठ। ये दोनों साथ में बननी चाहिए, तभी जो चीजें सोशल मीडिया पे दिख रही है वो जमीन पे उतरती है, वोटों में तब्दील होती है और आप जो है वो बहुत जबरदस्त कर पाते हो। समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने बहुत अच्छा बीकानेर रैली किया, बहुत सारे लोग आए, लेकिन क्या उनकी लोकप्रियता में पहले कुछ कमी थी क्या, जिसकी वजह से कनिका बेनीवाल को इस हार का सामना करना पड़ा? ये सब समझने वाली बात है। क्या उस वक्त लोकप्रियता कम थी क्या जब उमेदराम बेनीवाल छोड़ गए थे? क्या उस वक्त लोकप्रियता कम थी क्या जब रेवतराम डांगा छोड़ गए थे? तो पहुंच और पैठ में ये जो अंतर है उसे समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, आज के वक्त में अपोजिशन यानी कि विपक्ष नजर नहीं आता, तो कांग्रेस कंपटीशन में कहां है ये ढूंढने से भी नहीं मिलता। तो कंपटीशन में तीसरा मोर्चा और बीजेपी ही है, लेकिन बीजेपी को सिरे से निकाल देना ये वो वाली बात हो जाएगी कि प्रतियोगिता में प्रतियोगी को आप देख ही नहीं। भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा बड़ा कार्यकर्ता बेस है, पीछे आरएसएस है, इन सारी चीजों को नहीं नकारा जा सकता। राज्य में सरकार है, सरकार केंद्र में भी है, इन सारी बातों को नहीं नकारा जा सकता। हाँ, लेकिन ये कहते हुए वो भी उतना ही सच है कि अगर राज्य के मुद्दे पर विरोध कोई कर रहा है तो अपोजिशन नहीं कर रही, कांग्रेस नहीं कर रही, वो तीसरा मोर्चा कर रहा है। हाँ। वो हनुमान बेनीवाल कर रहा है, वो राजकुमार रोत कर रहे हैं, वो नरेश मीणा कर रहे हैं, ये सब लोग कर रहे हैं, वो रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। लेकिन अब आप पहुंच और पैठ में अंतर देखिए। पहुंच जाहिर तौर पर बना रहे हैं हनुमान बेनीवाल, लेकिन क्या जो पैठ रविंद्र सिंह भाटी ने बनाई है, जो इज्जत के साथ उन्हें देखा जाता है, वो पहुंच और पैठ में अंतर नहीं समझ में आता क्या? सब लोगों को ये समझना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए कि रविंद्र सिंह भाटी किसी को भी कुछ गलत बोले बिना जो स्वच्छता से अपनी राजनीति कर रहे हैं, आज उस वजह से जगह जगह पर उनके स्वागत तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरह एक राजनेता होना चाहिए, ऐसी बातें हर जगह से हो रही है। आज वो बिना जाट वर्सेस राजपूत किए, अगर बिना कोई संगठन का साथ हुए, बिना किसी का साथ हुए 6 लाख से ज्यादा वोट बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा जैसे बड़े इलाके में ले आते हैं, तो कोई तो बात होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिन सवालों को आपने उठाया है उसका जवाब भी आपने यहीं पर दे दिया है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेन कारण बनता जा रहा है इस उमड़ते हुए जनसैलाब का। फिर चाहे से उनके ऊपर कितने भी इल्जाम लगे हों, जातिवादी लोग उनको कहते हैं, लेकिन अभी बीते दिनों में जितने भी उनके एक्शंस हुए, जितने भी आंदोलनों में वो सक्रिय हुए, जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए, उसको देखकर लोगों के दिल तक ये बात तो पहुंच चुकी है कि न्याय का देवता अगर कोई है तो हनुमान बेनीवाल है। समझने वाली बात है कि हनुमान बेनीवाल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तारीफ काबिल है।
हनुमान बेनीवाल इकलौते अभी ऐसे नेता हैं जो हर कोई मुद्दे उठा रहे हैं, हर पीड़ित की बात सुन रहे हैं, वो जाट हो ना हो, और ना सिर्फ बात सुन रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उनका सल्यूशन भी ला रहे हैं। चाहे वो एसआई भर्ती के आंदोलन में बैठे, लेकिन उस आंदोलन पर भी अगर कोई दूसरी समस्या लेके पीड़ित आया तो तुरंत अधिकारियों को फोन किया, काम करवाया। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप भले ही विरोध में स्वर उठाते हो, लेकिन आप काम करवाने का दम भी रखते हो, हर काम को आप करवा पा रहे हो। जनता की कहीं ना कहीं नब्ज आपके पास है और आप उन कामों को करवा रहे हो, तो जनता के पास तो एक ही आसरा है। और यहां पर सबसे बड़ी बात हनुमान बेनीवाल की है कि हनुमान बेनीवाल क्षेत्रवाद से परे है। वो ये नहीं कह रहे कि तुम नागौर बाड़मेर से हो तो ही आओ, तुम जयपुर से हो, तुम कोटा से हो, तुम बारा से हो, तुम आओ, तुम्हारा काम कराऊंगा। ये एक बड़ी बात है हनुमान बेनीवाल में, जो तारीफ है वो बिल्कुल तारीफ है। लेकिन जो तीसरे मोर्चे के रूप में तेजी से प्रसिद्धि हो रही है भाटी बेनीवाल की, इसके बीच में आप राजकुमार रोत को कहाँ देख पा रहे हैं? क्योंकि जब भी सिर्फ आदिवासियों से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है वो बोलते हैं, उसके अलावा अगर आप उनसे कोई और मुद्दे पर एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्या लगता है कोई और मुद्दा वो उठा पाएंगे? देखिए, आपको इस बात को समझना होगा कि क्या वो कोई और मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो जवाब है नहीं। वो तीसरे मोर्चे के रूप में बैठे हैं। वही मैं कह रहा हूं, वो बिना कोई दूसरा मुद्दा उठाए तीसरे मोर्चे के रूप में बैठे हैं और तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बैठे हैं, तो उन्हें क्या कोई दूसरा मुद्दा उठाने की जरूरत महसूस हो रही है? क्या वो पूरे राजस्थान के बारे में सोच भी रहे? नहीं सोच रहे। आप देखिए, अगर आप राजकुमार रोत की गतिविधियों को बहुत गौर से देखें तो वो अभी वागड़ के अलावा एक्टिव है मध्य प्रदेश में, रेगुलर दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि वो भील प्रदेश बनाने की जो उनकी कल्पना है, जो उनका प्रण है, उस पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, तो उनका फोकस वहां पर बढ़ रहा है। लेकिन राजकुमार रोत के संगठन के साथ दूसरी दिक्कतें हैं। वहां कांतिबाई वर्सेस महेश रोत हो रहा है, वहां जिसने पार्टी बनाई थी उसको नहीं पूछा जा रहा है, वहां लगातार ये बात हो रही है कि क्या राजकुमार रोत ने कहीं और सांठगांठ तो नहीं कर ली है। लेकिन राजकुमार रोत अपनी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं और वागड़ क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वागड़ क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है उसको अभी तक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ढीला नहीं कर पाए, ना ही बाबूलाल खराड़ी कुछ बहुत ज्यादा उनका बिगाड़ पाए। तो ये समझने वाली बात है कि राजकुमार रोत उसी क्षेत्र में रहना चाहते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल की एक खासियत है कि वो क्षेत्रवाद नहीं करते। नरेश मीणा हाड़ौती से बाहर नहीं निकलते, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के इर्द गिर्द ही रहते हैं। राजकुमार रोत वागड़ और भील प्रदेश के इलाकों से बाहर नहीं आते। लेकिन हनुमान बेनीवाल एक सिंगल सांसद की पार्टी है, उसके बावजूद भी वो पूरे राजस्थान के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। ये उनकी बिल्कुल निश्चित तौर पे बढ़िया बात है, लेकिन जो पैठ वाली बात है वो अभी होना बाकी है। लेकिन बात कर रहे हैं हम तीसरे मोर्चे से, क्या घबराना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी को? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस नजर आता है, वो कंपटीशन में ही नहीं देखती हैं तीसरे मोर्चे को। तो अब जो ग्राउंड लेवल पर हालात हैं, जो लोगों की सोच बदल रही है, क्या लगता है आपको कि अभी से स्थितियों को देखकर संभल जाना चाहिए, या फिर एक बहुत बड़ा बदलाव जब जनता आदेश दे देगी उस बदलाव का, तब जाकर अकल ठिकाने आएगी? देखिए, आप कह रहे हैं कि कंपटीशन में नहीं देखते, लेकिन मुझे तो जहां तक लगता है कांग्रेस बीजेपी को इनकी वजह से नींदें नहीं आ रही। आप इस बात को समझिए, अगर कंपटीशन में नहीं देख रहे होते तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का सिंगल पॉइंट टारगेट राजकुमार रोत नहीं होते। आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बाबूलाल खराड़ी का सिंगल पॉइंट टारगेट राजकुमार रोत क्यों है? किसी भी तरीके से उनकी शक्तियों को कम क्यों किया जा रहा है? अगर उन्हें इनसे फर्क नहीं पड़ता होता तो केवल और केवल जयकृष्ण पटेल पे कार्रवाई क्यों होती, उस जिसके भी आज तक कोई भी जांच में कुछ भी नहीं हुआ, ना इनकी जांच में ना सरकार की जांच में। अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो हरीश चौधरी की तिलमिलाहट केवल हनुमान बेनीवाल से क्यों होती? अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता तो रेवतराम डांगा हर वक्त छटपटाते क्यों रहते? क्यों ज्योति मिर्धा हर वक्त छटपटाती रहती? अगर कोई फर्क नहीं पड़ता
तो फिर हाड़ौती में प्रमोद जैन भाया, प्रहलाद गुंजल, सब कोई नरेश मीणा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? फर्क पड़ता है। आज हाड़ौती में अंता में कंपटीशन मोरपाल सुमन की बजाय नरेश मीणा को माना जा रहा है, तो फर्क तो पड़ता है। आज अगर फर्क नहीं पड़ता तो रविंद्र सिंह भाटी को हल्के में ले लिया होता कांग्रेस ने बाड़मेर में, लेकिन हरीश चौधरी गाहे बगाए 2 ही लोगों को टारगेट पे लेता, या हनुमान बेनीवाल को या फिर रविंद्र सिंह भाटी को। तो हल्के में तो लिया नहीं, हल्के में लिया है कांग्रेस को। कांग्रेस को मान ही नहीं रहे लोग। लेकिन निर्दलियों का लोहा, या निर्दलीय कहने की बजाय तीसरा मोर्चा, क्योंकि 2 लोगों के दल ऑलरेडी हैं, उनका लोहा हर कोई मान रहा है। इनफैक्ट अंता जैसे चुनावों में तो छोटे छोटे कैंडिडेट्स जो 20-20 दूसरे कैंडिडेट्स हैं, वो भी सीटों के समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि 2023 के चुनाव में 500-500 वोटों के अंतर से लोगों की हार जीत के फैसले हो गए। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि फर्क तो पड़ता है, अब ये फर्क कितना ज्यादा पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी पर, ये देखने वाली बात होगी। बशर्ते तीसरा मोर्चा और इसको आगे ले जाने वाले लीडर्स, राजकुमार रोत हो, हनुमान बेनीवाल हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी हो, लगातार अपनी दिशा में बढ़ते जा रहे हैं, तेजी से लोगों के दिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बदलाव की बयार जिस तरीके से अभी देखने को मिल रही है, वाकई में पंचायती चुनाव काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, दिलचस्प होंगे। और अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय रखना चाहते हैं, आते हैं आप उन्हीं क्षेत्रों से जहां पर होने वाले हैं चुनाव, तो बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं। क्या आप भी कांग्रेस और बीजेपी के इस फेर से बाहर निकलकर कोई नया चेहरा, नई पार्टी में अपनी उम्मीदों को देख पा रहे हैं? लिखिएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।